नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशंस पॉडकास्ट के स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। इस मास्टर क्लास के बाद हर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिमाग में बिल्कुल ग्लो करेगा। जैसे किसी भी किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ही इस रूल बुक में पार्ट्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर जो स्पेसिफिक नियम लिखे हैं उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। राइट, और उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना जरूरी है। सुप्रीम लॉ, फ्रेमवर्क और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सही कहा, ये रूल बुक देश को चलाने का पूरा सिस्टम सेट करती है। यही 3 शब्द संविधान की आत्मा है, जो बताते हैं कि देश का धर्म, कानून और प्रशासन किस दिशा में जाएगा। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। अगर वर्तमान स्थिति का डेटा देखें तो आज के टाइम में हमारे संविधान में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। हाँ, लगभग इतने ही हैं। ये पूरा सिस्टम 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके साथ 12 शेड्यूल्स मौजूद हैं। इसे मेमोरी मैप के बिल्कुल पहले पेज पर लॉक कर लेना चाहिए। टोटल आर्टिकल्स 448, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स, एकदम सेट है। अब जब स्ट्रक्चर का ओवरऑल आइडिया मिल गया है तो इस विशाल किले की नींव यानी इसके पहले हिस्से में चलते हैं। तो एक देश बनाने के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज क्या चाहिए होती है? हवा में तो देश बनेगा नहीं। सही बात है, हवा में तो बनेगा नहीं। सबसे पहले चाहिए जमीन यानी टेरिटरी, और फिर उस जमीन पर रहने वाले लोग यानी सिटीजन्स। एग्जैक्टली, यही लॉजिक कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 2 पार्ट्स का भी है। पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, जिसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो इन आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली क्या लिखा है? इन आर्टिकल्स के अंदर का टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, और आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। उसके बाद आता है आर्टिकल 3, जो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स की लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 are not considered constitutional amendments under Article 368. रुकिए एक सेकंड, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच का अंतर क्लियर करना बहुत जरूरी है। दोनों ही नई बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों में बाउंड्रीज की बात होती है। इसको ऐसे समझते हैं, आर्टिकल 2 का मतलब है बाहर का कोई हिस्सा इंडिया में जोड़ना। मान लीजिए सिक्किम को जब भारत का हिस्सा बनाया गया तो वो बाहरी टेरिटरी थी, इसलिए वो आर्टिकल 2 के तहत हुआ। लेकिन आर्टिकल 3 का मतलब है अंदर के राज्यों की बाउंड्री या नाम बदलना, जैसे आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना बनाया गया। सही एग्जाम्पल है। तो वो इंटरनल एडजस्टमेंट आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। बाहर से कुछ लाना है तो आर्टिकल 2, और अंदर ही कुछ चेंज करना है तो आर्टिकल 3। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रूशियल है और अक्सर पूछी जाती है। अब एक सवाल ये उठता है कि सेंटर के पास स्टेट की बाउंड्रीज बदलने की इतनी पावर क्यों है? हाँ, ये एक सॉलिड क्वेश्चन है। क्योंकि संविधान निर्माता एक मजबूत यूनियन चाहते थे। इसलिए भारत को अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। जमीन तय हो गई। जमीन तय हो गई, बिल्कुल। अब उस जमीन पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। पार्ट 2 फोकस करता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर, और इसमें आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 शामिल हैं। ओके, आर्टिकल्स 5 से लेकर 8 तक अलग अलग सिनेरियोज कवर होते हैं, जैसे पार्टीशन के वक्त जो लोग पाकिस्तान से आए, जो गए या जो बाहर रह रहे थे। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचते हैं इस पर। भारत में रहने वालों को नागरिकता मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश जैसे कनाडा या यूके का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? अच्छा सवाल है। क्या वो भारत का नागरिक भी बना रह सकता है और वहां का भी? नहीं, उसका बिल्कुल क्लियर जवाब आर्टिकल 9 में दिया गया है। Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है? बिल्कुल नहीं। भारत ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इसे हम सिंगल सिटीजनशिप रूल कहते हैं। अगर किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें। आर्टिकल 11 डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ में आ चुका है। ये बिल्कुल हाई यील्ड एरिया है। एग्जैक्टली। आर्टिकल 11 ये पावर एस्टैब्लिश करता है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी नागरिकता के नियम बनाने का, उसमें बदलाव करने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद को दिया गया है। हाँ, स्टेट असेंबलीज सिटीजनशिप पर कानून नहीं बना सकती हैं। अब देश बन गया, लोग आ गए, लेकिन उन लोगों को इस विशाल किले में
सुरक्षित कैसे रखा जाए? वो सबसे जरूरी हिस्सा है। एक आम आदमी को सरकार की ताकत से बचाने के लिए कुछ बुनियादी अधिकार चाहिए और सरकार को कंट्रोल करने के लिए रूल्स होने चाहिए, है ना? और यही जरूरत हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल हिस्से में ले जाती है, जो है पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। इसमें आर्टिकल्स 12 से 35 शामिल हैं। इसे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये एक तरह से नागरिकों की ढाल है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, जो स्टेट को डिफाइन करता है, ताकि पता चले कि किस किस के खिलाफ अधिकार लागू होंगे। फिर आर्टिकल 13 एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर की तरह कैसे? ऐसी कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे वो इनवैलिड होगी। अरे वाह, इसका मतलब संसद कोई भी ऐसी चीज पास नहीं कर सकती जो इस ढाल को तोड़ दे? बिल्कुल। इसके बाद राइट्स के अलग अलग ब्लॉक्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। हाँ। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। राइट। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंश्योर करते हैं। और आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक ग्राउंड रियलिटी का सवाल उठता है। किताब में अधिकार तो बहुत सारे लिख दिए, पर अगर सिस्टम या कोई पावरफुल नेता किसी आम आदमी से ये अधिकार छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? हाँ, यही सबसे बड़ा इशू है। सिर्फ पेपर पर अधिकार लिख देने से जस्टिस थोड़ी मिलता है दोस्तों। संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के बिना ये अधिकार सिर्फ खोखले शब्द हैं। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला? इसका सॉलिड सोल्यूशन दिया गया आर्टिकल 32 में, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। Okay. अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो ये आर्टिकल उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है और कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है उस अधिकार को वापस दिलाने के लिए। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। मैं दोहरा रहा हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बिल्कुल, क्योंकि रेमेडी के बिना राइट की कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बात है। ये मैकेनिज्म पूरे पार्ट 3 को जिंदा रखता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी है, जिसमें आर्टिकल्स 36 से 51 आते हैं। और इनका क्या फंक्शन है? ये इसेंशियली गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है ताकि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। एक आम डाउट यहाँ ये आता है एस्पिरेंट्स का कि अगर पार्ट 3 के अधिकार इतने स्ट्रांग हैं कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो डीपीएसपी को भी इतना ही स्ट्रांग क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं। सरकार को सिर्फ गाइडलाइन क्यों दी गई, फोर्स क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखो, 1950 के भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। डीएसपी में राइट टू वर्क या इक्वल पे जैसी बातें हैं। हाँ, पैसा नहीं था उतना देश के पास। एग्जैक्टली। अगर इन्हें पार्ट 3 में डाल देते तो हर तीसरा व्यक्ति जॉब ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर केस कर देता। सरकार के पास इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं। ओह अच्छा, इसीलिए उसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया। हाँ, ये एक मॉरल कंपस है, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं। इसके बाद आता है पार्ट 4A, जिसमें आर्टिकल 51A है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। इसमें टोटल 11 ड्यूटीज हैं। राइट। जब ठाल मिल गई, सरकार का डायरेक्शन सेट हो गया, तो नागरिकों का भी तो देश के प्रति कोई फर्ज बनता है ना? बिल्कुल, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। तो फाउंडेशन, लोक ढाल और कंपास सब एकदम सेट हो गए। अब इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए, है ना? इस विशाल देश के मैसिव सिस्टम को आखिर चलाएगा कौन? इस विशाल गवर्नमेंट मशीनरी का ब्लूप्रिंट पार्ट 5 और पार्ट 6 में बांटा गया है। तो इनको एक कॉर्पोरेट एनालॉजी से विजुअलाइज करते हैं दिमाग में सेट करने के लिए। पार्ट 5 को देश का हेड ऑफिस मान लेते हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट। परफेक्ट एनालॉजी। इसमें आर्टिकल्स 52 से लेकर 151 तक शामिल हैं। ये हिस्सा देश के सबसे बड़े रूल्स को डिफाइन करता है, जैसे द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। ये सब सेंटर लेवल पर काम करते हैं। पैरेलल पार्ट 6 को हम रीजनल ऑफिसेस की तरह देख सकते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें आर्टिकल्स 152 से 237 आते हैं।
यहाँ स्टेट के लीडर्स शामिल होते हैं, जैसे द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट्स। एकदम मिरर इमेज जैसा स्ट्रक्चर चलता है दोनों के बीच। हाँ, क्योंकि भारत की साइज और डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि एक सिंगल ऑफिस दिल्ली से पूरे देश को मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है। ये हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस का कंपैरिजन ना दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाता है। लेकिन प्रशासन सिर्फ दिल्ली की संसद और राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं है। सही कहा, ग्रास रूट लेवल भी तो है। देश की असली नब्ज यानी गांव और शहर के प्रशासन को कैसे मैनेज किया जाता है। एक किसान को अपने गांव की सड़क बनवानी हो तो वो पीएम या सीएम के पास तो जाएगा नहीं। यही कमी महसूस की गई थी शुरुआत में, और इसके लिए पार्ट 7 से पार्ट 11 का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोकल गवर्नेंस और रिलेशंस को डिफाइन करता है। तो उन पार्ट्स में क्या क्या है? देखो, पार्ट 7 तो अब रिपील्ड है, हटा दिया गया है। पार्ट 8, जिसमें आर्टिकल्स 239 से 242 हैं, वो यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। पार्ट 9 में पंचायती राज और पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज। ये दोनों एग्जाम के ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, लिख लो आप सब। बिल्कुल। पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल्स 243 से 243O हैं, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। और पार्ट 9A आर्टिकल्स 243P से 243ZG अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। और ये बाद में जोड़े गए थे, राइट? हाँ, इन्हें 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के जरिए 1990s में जोड़ा गया था, ताकि प्रशासन को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक लाया जा सके। उसके बाद पार्ट 10 आता है, जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को कवर करता है, आर्टिकल्स 244 से 244A में। अगर हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस दोनों के पास पावर है तो उनके बीच टकराव यानी फ्रिक्शन तो लाजमी है ना? हाँ, झगड़े तो होते ही हैं, स्टेट और सेंटर के। स्टेट कहेगा कि नदियां हमारी हैं और सेंटर कहेगा टैक्स हमारा है। ये लड़ाई कैसे सुलझती है भाई? उसी फ्रिक्शन को रोकने के लिए पार्ट 11 बनाया गया है। आर्टिकल्स 245 से 263 सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। ओके। ये बताता है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे काम करेंगे। क्लियर लिस्ट सिस्टम बनाया गया है ताकि पता हो कौन किस मुद्दे पर कानून बनाएगा। अब पूरी मशीन बन गई, पर बिना ईंधन के इंजन नहीं चलता। इस सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए खजाना यानी पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। उस पैसे और सिस्टम को मैनेज करने वाले अधिकारी यानी सिविल सर्वेंट्स चाहिए, और इन सब को लीड करने वाले नेता चुनने के लिए चुनाव चाहिए, है ना? ये सब एलिमेंट्स कहाँ फिट होते हैं? ये सारे कोर ऑपरेशनल एलिमेंट्स पार्ट 12 से पार्ट 17 तक कवर होते हैं। पार्ट 12 शुरू होता है फाइनेंस और प्रॉपर्टी से, आर्टिकल्स 264 से 300A तक। यहाँ एक बेहद हिस्टोरिकल ट्विस्ट है। अरे बिल्कुल, मैं बताता हूँ। पहले राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हुआ करता था। पर सोचिए, अगर प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है तो सरकार हाईवे, डैम या हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन कैसे एक्वायर करती? वही तो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था तब। जमींदारी सिस्टम को कैसे खत्म करती? कोई भी जमींदार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। इसलिए 44th अमेंडमेंट से इसको वहां से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में डाल दिया गया। राइट। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आगे बढ़े तो पार्ट 13 आता है, जो ट्रेड और कॉमर्स को डील करता है, आर्टिकल्स 301 से 307 में। और फिर आता है सभी एस्पिरेंट्स का सबसे पसंदीदा हिस्सा, पार्ट 14। यही वो सेक्शन है दोस्तों जिसके लिए रात भर पढ़ाई हो रही है लाइब्रेरी में। पार्ट 14 आर्टिकल्स 308 से 323 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात करता है। इसमें ही हमारे यूपीएससी और स्टेट पीएससीज आते हैं। इन बॉडीज को संविधान में लिखने का मेन कारण था कि ऑफिसर्स को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। वो बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज में। अगर इनकी नौकरी कमुक्रेटी नेताओं के हाथ में होती तो हर नई सरकार आते ही पुराने ऑफिसर्स निकाल दिए जाते। इस इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर से एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव मिलती है देश को। सही पॉइंट है। इसी के साथ पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स जुड़े गए हैं, आर्टिकल्स 323A से 323B, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस जल्दी सॉल्व हो सके। लेकिन इन सभी अधिकारियों को चलाने वाले नेताओं का चुनाव कैसे होगा? क्योंकि अगर इलेक्शन प्रोसेस ही करप्ट हो गया
तो पूरा संविधान ही फेल हो जाएगा। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्ट 15 है। आर्टिकल्स 324 से 329 इलेक्शंस पर फोकस करते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन वाला पार्ट। इसके तहत एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई, ताकि सरकार चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, इलेक्शंस को कंट्रोल ना कर सके। इसके बाद के पार्ट्स थोड़े स्पेसिफिक विषयों पर हैं। पार्ट 16 कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखता है, जैसे आर्टिकल्स 330 से 342। पार्ट 17 देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करता है, आर्टिकल्स 343 से 351 में। तो यहाँ तक देश का जनरल फंक्शनिंग कवर हो गया, पर एक अच्छा फ्रेमवर्क सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बनता ना, वो बुरे वक्त की भी तैयारी करता है। एग्जैक्टली। अब एक सीरियस सिनेरियो सोचते हैं, क्या हो अगर अचानक किसी दूसरे देश से युद्ध शुरू हो जाए, या फिर देश का खजाना पूरी तरह से खाली हो जाए। ऐसे संकट में नॉर्मल रूल्स काम नहीं करते। हाँ, ऐसे आपातकाल में क्या सेंटर और स्टेट एक दूसरे से मीटिंग करके बिल पास करने का वेट करेंगे? ऐसे संकट का इलाज संविधान में कहाँ है? देखो, एक पूरी तरह से तैयार कॉन्स्टिट्यूशन हर क्राइसिस के लिए एक फायर अलार्म सिस्टम बनाता है। ये सिस्टम है पार्ट 18, जिसमें आर्टिकल्स 352 से 360 शामिल हैं। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसे इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। जब ये अलाव बचता है तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली यूनिटरी हो जाता है, यानी सारी पावर टेम्पररीली सेंटर के पास चली जाती है, ताकि स्विफ्ट डिसीजंस लिए जा सकें। कौन कौन सी इमरजेंसीज आती हैं इसमें? इसमें नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी शामिल है। और इस किले की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। 1950 में बना संविधान अगर आज के बदलते दौर में पुराना पड़ने लगे, नए चैलेंजेस आएं, तो क्या पूरा किला गिराकर नया बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए रेनोवेशन टूल या सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, और वो आता है पार्ट 20 में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 368। वाह, सॉफ्टवेयर अपडेट। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संविधान में जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सके, ताकि ये डॉक्यूमेंट हमेशा रेलेवेंट और जिंदा रहे। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत है। बाकी बचे हुए पार्ट्स जैसे पार्ट 19 मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करता है, पार्ट 21 टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजंस, जिसमें पहले आर्टिकल 370 भी था, उसको डील करता है, और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की बात करता है। इस तरह से पूरे संविधान का जो एक 3D आर्किटेक्चर है वो दिमाग में मैप हो जाता है। ब्रिलियंट। अब दिमाग में एक प्रॉपर विशाल स्ट्रक्चर बन चुका है। फाउंडेशन से लेकर इमरजेंसी अलार्म तक पूरा मैप क्लियर है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है दोस्तों, अब टेस्ट की बारी है। हाँ, अब फोकस चेक करने का वक्त है। एक छोटा सा रैपिड फायर प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, ताकि मेमोरी मैप कंफर्म हो जाए। तो पहला सवाल, नए राज्यों का प्रवेश यानी किसी बाहरी टेरिटरी को इंडिया में जोड़ना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, किस आर्टिकल में आता है? इसका सीधा जवाब है आर्टिकल 2। एकदम सही। अगला सवाल, अगर आपके अधिकार छीन लिए जाएं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की हार्ट एंड सोल कौन सा आर्टिकल है जो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा? इसका जवाब है आर्टिकल 32, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वाह। तीसरा और आखिरी सवाल, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव करवाती है, यानी इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन, ये संविधान के किस पार्ट में आते हैं? जवाब है पार्ट 15। बहुत बढ़िया। इस लेवल की क्लैरिटी ही सिलेक्शन दिलवाती है दोस्तों। अब फाइनल रैपअप का टाइम है। चलिए, बस 30 सेकंड में पूरे सेशन का एक हाई एनर्जी रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 और 2 है जमीन और लोग, यानी यूनियन एंड सिटीजनशिप। पार्ट 3, 4 और 4A है ढाल, कंपस और फर्ज, यानी राइट्स, DSPP और ड्यूटीज। ठीक है। पार्ट 5 और 6 बताते हैं हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस, यानी हमारी गवर्नमेंट्स। पार्ट 9 और 9A है ग्रास रूट लेवल की ज़रूरत, यानी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज़। और आखिर में पार्ट 15, 18 और 20 जो सिस्टम को जिंदा और सुरक्षित रखने के टूल है, यानी इलेक्शंस, इमरजेंसी और अमेंडमेंट्स। टोटल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। मैप क्लियर? क्या बात है, आज संविधान का ओरिजिनल ढांचा पूरी तरह समझ लिया हमने। पढ़ते रहिए और याद रखिए, सवाल से सिलेक्शन तक का सफर हम साथ तय करेंगे। सब्सक्राइब टू SSC डिस्कशन पॉडकास्ट नाउ। जय हिंद।